नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश जिसमें आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों के साथ। तो इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, जिनको मैं बेहिचक ये कहूँगा कि वो एक विचारक भी हैं, न सिर्फ वो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, इंदर सिंह परमार जी भी हमारे साथ रहेंगे। सर, मैं आपका एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं। कुछ और जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे साथ हैं उनसे भी मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं पीजी लालचैन सर, जो यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं और बच्चों के ख़िलाफ़ जो हिंसा होती है उससे जुड़े विषय को वो इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में डील करते हैं। मेरे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, जो न सिर्फ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बच्चों से जुड़े विषय को बहुत बेहतर समझते हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं मेरे साथ, जो एक युवा राजनेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं बतौर प्रवक्ता, लेकिन उसके साथ ही उनके सामाजिक सरोकार भी बहुत गहरे हैं। मेरे साथ हैं अनिल गुलाटी जी, जो कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं यूनिसेफ में, और रघुराज सिंह जी हैं, जनसंपर्क का जिनका लंबा इतिहास है और एक बहुत महत्वपूर्ण एनजीओ से वो जुड़े हुए हैं जो बच्चों के बीच में काम करती है। मेरे साथ ये युवा बच्चे हैं जो जानते हैं कि वायलेंस, हिंसा ज़िंदगी पर कितना नकारात्मक असर डालती है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है कि सामाजिक परिवेश में और स्कूलों में हिंसा कई बार किसी बच्चे का व्यक्तित्व ही बदल देती है, उसे एक दूसरी तरफ ले जाती है। वो बच्चा जो हंसता खेलता खिलखिलाता हुआ समाज में रहता है, स्कूल में आता है, अचानक वो चुप रहने लगता है। कहीं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, कहीं उसके साथ प्रताड़ना का कोई घटनाक्रम होता है और कहीं उसको इस तरह से टीज किया जाता है निरंतर उसी के सीनियर्स के ज़रिए कि वो बोलना बंद करता चला जाता है। एक मेधावी बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है वो चुप्पी में जाता चला जाता है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर हम समाधान की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री स्कूल शिक्षा के हमारे साथ हैं। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए जानना चाहूँगा इंदर जी कि आप एक विचारक राजनेता भी हैं, आप चीज़ों को बहुत, समाज के हर पहलू पर आपकी निगाह भी रहती है। मुझे बताइए ज़रा कि आप बच्चों के खिलाफ़ होने वाली इस हिंसा को किस तरह से देखते हैं और क्या बड़े कारण मानते हैं? शरद जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके वंसल न्यूज ने जिस प्रकार का आयोजन करके एक बड़े चिंता का जो विषय है समाज का, हम सब का, उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करने का अभियान प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से जो हिंसा है विशेषकर बच्चों में, ये जिस प्रकार के आज के वातावरण में बढ़ रही है और कई बार ऐसी घटना हो जाती है कि हमारा सबका सिर शर्म से नीचे झुकता है। इसके पीछे कई सामाजिक कारण भी है। बेसिकली एक बड़ा सामाजिक दोष है और इसलिए इसमें समाज में जागृति लाना, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से परिवार में बच्चा रहता था तो परिवार के ही संस्कार इतने स्ट्रांग होते थे कि किसी के मन में नहीं आता था कि मुझे किसी को सताना चाहिए, और घर में वो संस्कार भी रहते थे कि छोटी हमारी बेटियां हैं, बहनें, उनके साथ घर में कैसा व्यवहार करना, समाज जीवन में कैसा व्यवहार करना। इसलिए स्वतः ही समाज उसको सारी चीज़ों को नियंत्रित करता था। समय बदला है, उस बदलाव के क्षण में निश्चित रूप से ये घटनाएं बढ़ रही है। फिर से हमको अपने इन सारे संस्कारों पर सोचने की आवश्यकता है, माता पिता के साथ साथ परिवारजन। और क्योंकि अभी जो घटनाएं हो रही है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि निकट का रिश्तेदार ही हिंसा में लिप्त पाया जाता है, या स्कूल में बच्चा आता है तो बड़े बच्चे उसको इस तरह से प्रताड़ित करते हैं कि वो बहुत कम उसमें अपना आपको ऐसा लगता है उसको कि मेरा विकास नहीं हो सकता है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तरह तरह के एक प्रकार से प्रताड़ना के कारण बन जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम तो परिवार का ही है कि जहाँ परिवार में हमारी संस्कार की जो प्रक्रिया है, उस संस्कार की प्रक्रिया को काफ़ी घरों में चल रही है, लेकिन फिर भी और ठीक ढंग से आज के संदर्भों के साथ में जोड़ करके उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और बेटियों में भी बढ़ाने की ज़रूरत है और बेटों में भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और वहीं से पहला भाव ये पैदा करने की ज़रूरत है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसके बाद बच्चा आता है हमारे स्कूलों में।
स्कूलों में भी हमारे व्यवस्था में भी, और बड़े बच्चे जब होते हैं थोड़े समझदार होते हैं तो हम काउंसलर की व्यवस्था करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ में हमारे अभिभावकों के साथ साथ में हमारे शिक्षकों का जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट जिस प्रकार से माँ बाप का अटैचमेंट अपने बेटे बेटियों के साथ घर में रहता है और उसकी सब आदत से वाकिफ़ रहते हैं, इसी प्रकार से जब पहले शिक्षक के बीच में बच्चा आता है तो शिक्षक का उसके साथ इतना अटैचमेंट हो जाना चाहिए कि शिक्षक को ऐसा लगने लग जाए कि मेरा बेटा है, और बेटे बेटियों को वैसा लगने जाए कि माता पिता के बाद में मेरे अभिभावक है, इसलिए खुल के वो बोल सके, खुल सके संवाद कर सके, अपनी हर बात को वो कह सके। यदि कोई गलत बात भी किसी ने कही है तो अपने शिक्षक को स्कूल में कह सके, अपने घर पे अपने माँ बाप को कह सके। इस प्रकार के वातावरण बनाने की ज़रूरत है। अभी हमने शिक्षा विभाग में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट को लेकर के हम सभी स्कूलों में काउंसलर नियुक्त करने का अभियान में लगे हैं। वो जल्दी हमारे बच्चों को क्या गलत क्या सही है बताने वाला काउंसलर होगा। यदि तनाव में भी बच्चा आएगा किसी कारण से, परीक्षा के डर के कारण से, किसी ने भय बता दिया, धौंस दे दी, तो भी उन सारे विषयों के कारण से तो हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने, और जिसमें 2 चीज़ें आप याद रखिए। पहली बात उन्होंने कही है बहुत जल्दी काउंसलर्स के साथ मध्य प्रदेश सरकार स्कूल्स में जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है डायलॉग को प्रमोट करना, विमर्श को बढ़ाना, और इसमें निजी क्षेत्र के जो स्वैच्छिक संगठन हैं वो जो काम कर रहे हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, उनके साथ भी स्कूल शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि वो बैठकर संवाद से ऐसे निष्कर्षों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चों को एक व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए भारतीय परंपरा, रीति नीति और संस्कारों के अनुसार एक परिवेश मिल सके। मैं पीजी लालचंद सर की तरफ चलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा माइक्रोफोन उनकी तरफ बढ़ाया जाए। सर, बच्चों पर जो होने वाली हिंसा है उसके मुख्य कारण आप क्या देखते हैं, चूँकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में यूनिसेफ में इसी सब्जेक्ट को डील करते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा इश्यू आया है कि वो साइबर बुलिंग है, साइबर ऑफेंसेस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसके संबंध में बात करना है। लेकिन सबसे पहले इसका कारण क्या है? एक तो फैमिलीज में स्ट्रेस आता है, स्पेशली टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड के संदर्भ में फैमिलीज़ को इकोनॉमिकल, एम्प्लॉयमेंट और स्केयर के रूप में, डर के रूप में बहुत स्ट्रेस आया है। स्ट्रेस एक मेन कारण है कि इससे बच्चों के ऊपर इमीडिएट रिएक्शन होता है। बच्चे जो भी मांगते हैं, बातचीत करते हैं, खेलते हैं, वो इमीडिएट रिएक्शन फैमिली में ये होता है बच्चों के ऊपर, आइदर यू बीट द चाइल्ड या आप शाउट करो, बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं। नेचुरल रिएक्शन है। हमारे देश में पॉजिटिव डिसिप्लिन जो हम बात करते हैं उसका वो एक मॉडल दिखने के लिए नहीं है। स्कूल में हो, परिवार में हो, हम बोलते हैं डोंट बीट द चाइल्ड या डोंट शाउट एट द चाइल्ड, बट डिसिप्लिन करने के लिए एक दूसरा एक मॉडल हम दिखाता नहीं है। वी कीप टॉकिंग अबाउट यूनिसेफ हो, स्कूल सिस्टम हो, पॉजिटिव डिसिप्लिन का बात करते हैं, लेकिन वो कैसे कराना है फैमिलीज़ को भी या स्कूल टीचर्स को भी हम दिखाता नहीं है, सिखाता नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ अनदर बिग रीज़न। पंकज जी, आप अक्सर बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बात करते हैं, आपने बच्चों के ये इश्यूज़ को कैसे देखा जहाँ कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं उनकी आंखों में उदासी है? मैं कई बच्चों को देखता हूँ, मुझे समझ आता है, वो बोलने में झिझकते हैं। इस कड़ी को ब्रेक करने की ज़रूरत है। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि काउंसलर सब आगे बढ़ेंगे। जी शरद जी, 2 प्रकार की हिंसा हो रही हैं। एक हिंसा वो जो कानून की परिधि में है, जिसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं, इसका रिकॉर्ड होता है, इसका डेटा मेंटेन किया जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस होता है, पॉलिसीज़ बनती हैं, प्लानिंग होती है। पर एक हिंसा वो है जो रिकॉर्ड में नहीं है। वो हिंसा है तनाव की हिंसा, वो हिंसा है अकेलेपन की हिंसा। और उसके लिए शरद जी, मैं जब बच्चों की बीच जाता हूँ तो सारे बच्चों के शरद जी सरोकार एक से हैं। मैं सरकारी स्कूल के बच्चों से बात करूँ, उनका सरोकार वही है। मैं कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से बात करूं, उनका सरोकार वही। भाषा बदल सकती है, हिंदी की बजाय अंग्रेजी हो सकती है, पर कंसर्न सरोकार वही है। और ये इस समय की, इस पिछले 25-30 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती है, और आने वाले समय में ये चुनौती भी भयावह रूप लेगी। और माफ़ कीजिएगा, हमारे देश में लोकतंत्र में बहुत बड़ी एक समस्या है कि हम सब चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर हैं।
एक मानसिकता निर्मित कर ली है कि सरकार का दायित्व है। इंदर सिंह परमार जी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं या महिला बाल विकास विभाग के मंत्री हैं तो उनका जिम्मा है। शरद जी, दो चीज़ों पर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, पहला विचार और दूसरा व्यक्तिगत दायित्व। और यदि इन दोनों का सामंजस्य हमने कर लिया बच्चों को लेकर तो हम भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। आप बच्चों को कौन सा तनाव दे रहे हैं? अंकों का तनाव। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी का एक वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था जब वो एचआरडी मिनिस्टर थे कि इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स हो गया है। 98% कट ऑफ, पेरेंट्स का प्रेशर कि आप 98 95 लाइए। शरद जी, मैं स्वतंत्र स्वच्छंद पढ़ा, मेरे माता पिता ने कभी दबाव नहीं डाला, पर मेरे माता पिता ने पुण्य काम किया कि उन्होंने मेरी योग्यताओं को पहचाना, मुझे स्वतंत्रता दी कि बेटा कोई ऐसा काम मत करना कि नाक कटे, बाकी तुम स्वतंत्र हो। तो आज शरद जी, मैं जीवन में जो कर पा रहा हूँ प्रसन्न हूँ। पिटाई उस समय होती थी वो अपना से होती थी, स्कूल में जम के धुलाई हुई है, पर वो धुलाई होती थी सही रास्ते को लेकर। पर अब जो धुलाई हो रही है वो मानसिक धुलाई ज़्यादा है कि अकेलापन, मी टाइम की बात हो रही है। हम सब चिंता कर रहे हैं मी टाइम की, फैमिली टाइम खत्म हो गया शरद जी। लोग अपने अपने मोबाइल में, पेरेंट्स बिजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बिजी हैं, सबने अपनी अपनी दुनिया बना ली है और दुनिया को, बच्चों की दुनिया को शरद जी भूल गए। मानसिक वाचिक कायिक हिंसा अलग हो गई, सामाजिक हिंसा अलग हो गई, ये पारिवारिक हिंसा शरद जी, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और सबसे पहले यदि हमने इसको एड्रेस किया, मी की बजाय फैमिली टाइम और बच्चों पर तनाव डालना छोड़ दिया, पहचानिए ना बच्चों की योग्यता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है पंकज जी। मैं बुंदेला जी की तरफ आऊंगा। आज आपकी भी भूमिका एक सामाजिक कार्यकर्ता की। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ का बहुत अभिनंदन करूंगा कि एक इतने अच्छे पुनीत चर्चा के लिए उन्होंने मुझे आज इसमें हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त किया। और इसके अलावा यूनिसेफ संस्था का ऑर्गेनाइजेशन, तो ये था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका तो हमेशा ही मैं अभिनंदन करता हूँ बच्चों के लिए जो काम करते हैं। और माननीय मंत्री जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके स्पिरिट को जी सर सराहना करता हूँ कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन आज आपने विषय के मर्म को, तत्व को समझा है सर। और सर, जो आज हम जिस विषय पर बैठे हैं वास्तव में वो विषय काफ़ी मार्मिक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे परिवार का भविष्य होते हैं, तभी तो वो देश का भविष्य बनते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि बच्चे अगर अनजान हैं तो बच्चों के अभिभावक भी हैं, वो भी कोई भगवान का अवतार नहीं है। मैं भी खुद अगर कहूँ तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी उम्र 26 साल रही। तो 26 साल में आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, वो भी अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में। तो कई लोग तो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी कारण है। लेकिन हाँ सर, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, पंकज जी ने भी उस पर इशारा किया कि जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है, खासकर ये जो है मोबाइल, ये सर सबसे घातक है। मतलब लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, संवाद की कमी हो गई है। एक ही घर में 5 लोग रह रहे हैं और वो संवाद नहीं कर रहे हैं। बच्चे के बहुत फ्रेंड हैं, लेकिन वो फ्रेंड कहाँ हैं? सारे इंटरनेट पर हैं। सबसे बड़ी बात, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। मैं तो मंत्री जी से अपनी ओर से एक मांग करूँगा कि अगर कुछ हम स्कूल शिक्षा में कुछ करना चाहें तो ये बात करनी चाहिए कि आप कंपलसरी कर दो स्कूलों में कि कम से कम 1 पीरियड नहीं, 1 पीरियड सर 40 मिनट का भी हो सकता है। आप 2 घंटे कम से कम, गर्मियों में नहीं, थोड़ा उसको देखा जाए, बच्चों को आप गेम्स खिलवाओ, फिजिकल एक्टिविटी करवाओ। क्योंकि अभी से शरद जी, अभी ये सिर्फ बात चाइल्ड क्राइम की हो रही, आने वाले समय आप देखिए अभी भी ये केस आने लगे। 26 साल में लोगों को 25 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि हम खा के आ रहे हैं जंक फूड और खेल रहे हम इंटरनेट पे। क्रिकेट खेलता है बच्चा काय पे? मोबाइल पे। गेम खेलता है काय पे? मोबाइल पे। और आज की तारीख में फिजिकल एक्टिविटी उसकी बहुत कम हो गई है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आगे जाके भारत में कैसे ओलंपिक में हम गोल्ड ला पाएंगे, कैसे हम खेल, क्योंकि आने वाली जनरेशन, अभी तक साइबर ओलंपिक की कोई व्यवस्था है वो नहीं। है नहीं सर अभी हमारे। और जी। इसके अलावा जो आज हम बात कर रहे हैं ये इसलिए हो पा रहा है, ये अच्छा चाइल्ड क्राइम बढ़ा। इसके अलावा आप ये भी देखें शरद जी कि चाइल्डों ने क्राइम किया, वो भी रेशियो बढ़ रहा है। 29,000 बच्चों ने भी क्राइम किया पिछले 1 साल में। अगर आप 2020 का रिकॉर्ड देखें तो वो भी बड़ी चिंताजनक विषय है। बच्चे 16-17 साल के बच्चे आपने देख कई तरह की चोरी वोरी में भी पाए जाते हैं, मतलब वो गलत रास्ते। उसका कारण क्या है? सिर्फ इंटरनेट। हमने सर जी सुना होगा 10-12 साल पहले कि अपने पिता की गन लेके अमेरिका में बच्चे जाते थे, स्कूलों में धाएं धाएं गोलियों से 10-12 लोग मार डालते थे। वो इसलिए था कि उस समय वहाँ पर टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट थी, वो चीज़ें बड़ी सुलभ थी। तो ये आने वाले समय में ये स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं इंटरनेट की ओर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें से हमें काट छाट करनी होगी, कहीं ना कहीं स्पीड पर भी लिमिट लगानी होगी। और मैं तो कहता हूँ इस ओर ये भी होना चाहिए कि जिस तरह से मोबाइल जितना सुलभ हो गया है, मैं समझता हूँ ये मोबाइल नहीं सर, ये हथियार है।
इंटरनेट जो है आज की तारीख में बिल्कुल। बच्चों के लिए जितना अच्छा है उतना जी। घातक भी है। तो तो उससे सबसे बड़ी बात है शरद जी, उनकी हेल्थ आने वाले समय में, क्योंकि पर मैं कुछ ध्यान हद तक रखना। मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़ा रहा हूँ सर, तो मुझे मालूम है कि आने वाले समय में जिस तरह से हम जो फूड खा रहे हैं, मतलब जो 25-26 साल में भी अटैक आने लगे, तो पता नहीं आगे 20-22 साल में बिल्कुल, भी आने इस लगे। पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम फिर आए हैं साइबर इंटरनेट और इससे रिडन जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बड़े बच्चों के, छोटे बच्चों पर जो एट्रोसिटीज़ हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार है, ख़ासतौर से यौन दुर्व्यवहार, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्राइम वो बहुत कम एज में हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बहरहाल जया, आप सवाल करने के लिए हमारे साथ जया हैं, वंश हैं और रितेश हैं, जो मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे। पिछले बीते 2 साल कोविड से प्रभावित रहे हैं। अब उसमें बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी बुरा असर हुआ है। उसे देखते हुए हमारी राज्य सरकार अपना हर संभव प्रयास कर रही है कि हम राज्य सरकार उसकी भरपाई कर पाए, लेकिन फिर भी ऑनलाइन माध्यम के पढ़ाई से बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो आप बताइए कि इसे देखते हुए हमारी सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। सर, आप तो हम एंकर से भी ज़्यादा अच्छे से सवाल पूछते हैं। प्रणाम है आपको, विराजिए आप। जी जी सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जी। निश्चित रूप से 2 साल कोरोना के कारण से सारा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, उसमें शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था। हमारे पास कोई ऑनलाइन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी देश में पहला राज्य, हमने जब स्कूल खोलने की बात आई तो हमने पहला प्रयोग करते हुए हमने स्कूल खोलने की शुरुआत की थी, क्योंकि कक्षा का और शिक्षक का मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि उसका कोई विकल्प नहीं है। जी, बहुत अच्छी ऑनलाइन पढ़ाई कराना, बहुत बढ़िया। ये उसको कुछ और नॉलेज बढ़ाने के लिए सहयोगी की भूमिका में हो सकता है, अतिरिक्त ज्ञान अर्जित करने के लिए हो सकता है, नॉलेज बढ़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से विद्यार्थी के जीवन में बदलाव लाता है तो कोई न कोई एक प्रेरक व्यक्ति होता है सामने, और वो हमारे समाज में, हमारे देश की मान्यताओं में शिक्षक होता है, जिसको हम सब लोग गुरु के रूप में देखते हैं। उसका व्यवहार, उसका आचरण, सारी बातें प्रोवाइड कर। यहाँ तक ही नहीं, मैं मेरे जीवन का उदाहरण देता हूँ कि किस प्रकार से बड़े लोग का हम अनुसरण करते हैं, जिससे हमारी निकटता होती है। हम बचपन में कुएं, हमारे जंगल में तो कच्चे रास्ते होते थे, दोनों तरफ खेत के बागुड़ लगी होती थी, एक बैलगाड़ी निकलती, इतना रास्ता होता था, लेकिन बैलगाड़ी सुबह शाम आती जाती थी। दिन में हमको जाना होता तो पैदल जाते थे 1-1.5 किलोमीटर दूर पर। अब छोटे छोटे 5-6 साल की उम्र में तो हम हमारे पिताजी या हमारे बड़े भाई के साथ जाते थे, तो बागड़ रहती थी कांटे वाली, तो कांटा कई बार गिर के रोड पे आ जाता था। एक बार हम निकल के गए, हमने क्रॉस कर दिया, फिर पिताजी ने हमारे उस कांटे को उठाकर बागड़ में फेंक दिया। तो मैंने पूछा कि ये क्यों उठा रहे हैं आप? बोले नहीं, ये कांटा दूसरे को भी नहीं लगना चाहिए। हमने कहा अपन तो बच गए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये कांटा दूसरे को भी नहीं लगना चाहिए, और इसलिए ये अपना धर्म कहता है। मतलब मन, एक जिनको हम गांव के परिवेश के व्यक्ति कह सकते हैं, बहुत गरीब परिवार के व्यक्ति, उनके मन में भी ये भावना थी, और वो बात मेरे को आज तक भी मन में है कि अपने कारण भी किसी को, दूसरे को तकलीफ नहीं होना बहुत अच्छी चाहिए। बात। इसी प्रकार से शिक्षक के जीवन का भी बदलाव के क्षणों में बड़ा महत्व होता है। बच्चे के पास कोई आदर्श शिक्षक होता है, उस शिक्षक को देख करके बच्चा सब चीज़ें सीखता है। कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, और कौन सी करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बड़े संस्कार का हिस्सा है। और इसलिए मैं इसको, सरकार जो प्रयास कर रही है उसके बारे में जो है, तो हमने स्कूल खोलने का काम प्रारंभ किया है, और हम काउंसलर भी जिस प्रकार से बना करके बच्चों को पूरा एक प्रकार सा अवसर देंगे कि बच्चे जो नुकसान हुआ है, मानसिक रूप से नुकसान हुआ है या शारीरिक रूप से नुकसान हुआ है या पढ़ाई में नुकसान हुआ है, उसकी इस वर्ष में हम भरपाई कर दें। साथ में एक बड़ी बात और जो आज चल रही है, हम बच्चों का समग्र मूल्यांकन पे, जो अंकों वाली बात है, जो दबाव वाली बात है, या जो केवल एक वार्षिक परीक्षा का दबाव बच्चों पर रहता है, उसको भी हम बदलने जा रहे हैं। अब हम किसी एक वार्षिक परीक्षा के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, हम समग्र मूल्यांकन करेंगे। बच्चों को खेल का अवसर देंगे मैदान में, बच्चों को पढ़ाई का अवसर देंगे, बच्चों को बागवानी के माध्यम से श्रम का अवसर देंगे, खेल कूद के अलावा साहित्यिक गतिविधियों का देंगे, एनसीसी का देंगे, स्काउट का देंगे। एक प्रकार से खेल खेल में भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, उसका भी अवसर देंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मूल्यांकन समग्र होगा, जो पंकज जी ने बात की और जिसको स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने टेकअप किया। एक सवाल हम और लेते हैं, जया अहिरवार। नमस्ते सर, मेरा नाम है जया अहिरवार। मैं अंकुर हायर सेकेंडरी स्कूल
दयानंद नगर भोपाल से कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। वाह। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगी, मध्य प्रदेश में बच्चों के उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर सरकार हाँ, जो वो उनके खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, सरकार का रवैया सख्त है, फिर भी घटनाएं सामने आ रही हैं। यह एक बड़ी सामाजिक समस्या है, इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इसका क्या समाधान है? जी जया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू। धन्यवाद और इस पे बेटी। निगाह रखिएगा आप भी, खूब सजग हो गया, है ना? धन्यवाद ठीक है? बेटी। मैं कहूँगा कि कानून एक चीज़ है, नियम प्रक्रिया एक चीज़ है। नियम बने हैं, प्रक्रिया है, लेकिन हमारे देश की कानून की जो व्यवस्था है उसमें जब घटना घट जाती है उसके बाद उसमें कार्रवाई शुरू होती है। इसलिए इन जितने भी जो एक प्रकार के सामाजिक प्रश्न हैं, इन सामाजिक प्रश्नों को समाज को ही इस प्रकार की व्यवस्था में घड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब परिवार के संस्कार, और एक परिवार नहीं, संपूर्ण समाज में संस्कार होंगे, तो जिस प्रकार से अपनी सगी बहन के साथ हम व्यवहार करते हैं, इस प्रकार का व्यवहार पड़ोसी की बहन का भी साथ समाज में करने की भावना हमारे देश की परंपरा के अनुसार विद्यमान हो, और वही स्ट्रांग संस्कार है। वो यदि संस्कार हमने स्ट्रांग कर दिए तो निश्चित रूप से हम अपने बेटियों को, अपने बेटों को एक सुरक्षित जीवन के साथ में उछलने कूदने, आनंद के साथ जीवन बिताने का अवसर दे सकेंगे। तो मैं फिर से एक बार अपील करता हूँ, हमारे अभिभावक जो अपने बेटे बेटियों को अच्छे संस्कार दे और सबको दे अच्छे संस्कार। रितेश सेन है अंकुर स्कूल से। रितेश, आगे आकर माइक्रोफोन पर अपनी बात कहिए और अपना प्यारा सा मास्क हटाकर अपनी बात कहिए। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है, अक्सर ये देखा जाता है कि स्कूलों में छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, इस पर रोकथाम लगाना बहुत ज़रूरी है, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, नियम तो सब चीज़ के बने हुए हैं, ये कई सारी समस्या नियम से नहीं हो रही है, और इसलिए हम स्कूलों में व्यवस्था करने जा रहे हैं कि यदि बच्चा, जैसे अभी ड्रॉप आउट की समस्या बहुत बार होती है, बच्चा नहीं आया, तो हम अब ये व्यवस्था देने जा रहे हैं कि हमारे शिक्षक उन परिवारों तक संपर्क करें। बच्चा स्कूल में 4 दिन हुआ तो क्यों नहीं आया, 2 दिन हो गया तो क्यों नहीं आया। मैं एक शिक्षक और स्कूल को एक परिवार के रूप में हम गुथना चाहेंगे, क्योंकि केवल स्कूल से समस्या बहुत अच्छी बात है, बहुत परिवार यानी अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी, ये मिलकर के एक परिवार बनता है। तो इसलिए परिवार भाव से उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का अभियान हम चलाने वाले हैं, और इसलिए हमने स्कूलों को भी अभी एक और नया प्रयोग करके हम कि पूर्व छात्रों को भी हम स्कूल कैंपस से फिर से जोड़ने जा रहे हैं। एक सकारात्मक वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में बने। बहुत अच्छी बात कही सर, और मैं विनम्रता से आपसे निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से ये भी आग्रह करें कि सबसे स्वच्छ स्कूल जो हैं उनके लिए भी एक रैंकिंग तय हो, और इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का पार्टिसिपेशन तय हो, और जो बच्चे काम कर सकते हैं वो काम करें, और एक हेल्दी कंपटीशन हो स्कूल को बेहतर करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए। जी, निश्चित रूप से आपका सुझाव स्वागत योग्य है। हम मध्य प्रदेश में इस काम को शुरुआत करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं। कंक्लूड करते हुए मैं आप सभी से चाहूँगा, कंक्लूड करूँगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पीछे एक हाथ उठा है, माइक्रोफोन ले लीजिए। जी माननीय, मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सभी माताओं पिता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा कोई छोटी गलती करता है और घर पे आके बताता भी है, तो उसके सज़ा से ज़्यादा उसको दंड दिया जाता है। दंड भी एक स्तर का होता है, अगर उस दंड स्तर से ज़्यादा हुआ तो उसको प्रताड़ना कही जाती है, तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, जिससे कि वो तनावग्रस्त हो जाता है। अपने तनाव को कम करने के लिए वो आपराधिक प्रवृत्ति अपना लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको उसकी सज़ा से ज़्यादा प्रताड़ित ना किया जाए। एवं माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम स्कूल में काउंसलर की नियुक्ति करेंगे, तो माननीय से ये मेरा आग्रह है कि जो काउंसलर है उसको 6 माह से ज़्यादा एक विद्यालय में नियुक्त ना किया जाए। कमाल है सर, क्योंकि एक विद्यालय में अगर रहेगा तो आपने कहा कि जान पहचान वाले ज़्यादा अन्याय करते हैं। आपकी बुद्धि तो इस जो है कारण बड़ी विकसित है सर। आप अन्याय न हो पहले पाए। तो, और सार्वजनिक जीवन आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। आपकी अभिव्यक्ति इतनी रिफाइंड है, धन्यवाद कि बेटा, कमाल आ गया। जी बहुत सुंदर निश्चित बात रूप कही। से जी हम, क्योंकि ये सारा मनोविज्ञान का विषय है और उसको समझ करके एक सिस्टम डेवलप करके हम इस प्रकार के काउंसलर नियुक्त करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा समय तक किसी एक जगह पर रिपीटेशन नहीं हो उनका, और एक प्रकार का जो परिवार का जो हिंसा का जो विषय आया है,
पिताजी का पी कर आने का सारा विषय, जी। ये भी एक प्रकार का पारिवारिक भी दोष है। लेकिन हमने अब ये व्यवस्था हो चुकी है कि कोई भी बेटा यदि जाकर के शिकायत करेगा, उचित मंच पर शिकायत करेगा, तो ऐसे अभिभावकों के साथ भी हम संवाद कायम करके और प्रशासनिक स्तर पर भी और स्कूल की तरफ से भी हम व्यवस्था करेंगे कि वो माँ बाप अपने बेटों के साथ में व्यवहार नहीं करें। जी अनिल, बहुत संक्षेप में धन्यवाद माने मंत्री जी का कि वो स्कूल में काउंसलर लग रहे हैं। और सर जो आपने बात की कि स्कूल के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बने ताकि लोग खुश रहें, बच्चे खुश रहें, बहुत बहुत सकारात्मक पहल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बस निवेदन ये रहेगा कि सर कभी कोशिश करें कि हम जैसे आज हमने बच्चों के साथ चर्चा की, अगर रेगुलर चर्चा करें ताकि बच्चों से उनकी ओपिनियन ले सकें कि बच्चे क्या चाहते हैं। बस इतना ज़रूर निवेदन रहेगा। निश्चित रूप से आपका सुझाव ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी हम स्वीकार करते हैं। हम संवाद की प्रक्रिया को, विमर्श की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। हम एक पूरे प्रदेश भर में एक नेटवर्क देना पर हम काम कर रहे हैं कि क्योंकि एक जगह से तो सारा संभव है नहीं, इसलिए हम हर स्कूल तक हमारा कोई ना कोई शिक्षक को, जहाँ एक्सपर्ट हमको हायर करना पड़ेगा वहाँ एक्सपर्ट हायर करेंगे, और जहाँ उनको ट्रेनिंग दे करके हमारे शिक्षक भी काउंसलर का काम अच्छा कर सकते हैं, उनको भी हम इस के लिए ट्रेनिंग देंगे ताकि आगे जा कर के स्कूल हमारे एक प्रकार से और अपराध से मुक्त हो जाए और बच्चों के साथ जो हिंसा होती है किसी भी रूप में वो ख़त्म हो जाए, हमारे बच्चे खुशहाल हो जाए, आनंदपूर्वक अपनी पढ़ाई कर सके और एक प्रकार से इस देश के एक ऐसे नागरिक बन सके जिसकी आवश्यकता देश को है। आगे जा कर के हम 10,000 स्कूलों को टारगेट है हमारा कि 10,000 स्कूलों को सर्व सुविधायुक्त बना दें और पूरा जितने भी शिक्षक चाहिए शिक्षक देना, हर विषय के शिक्षक देना, लैब, लाइब्रेरी सभी प्रकार का वो कराना। दूसरा जो व्यावसायिक शिक्षा का दृष्टिकोण आया है, कॉन्सेप्ट आया है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसका भाव यही है कि छठी क्लास, अब छठी क्लास का बच्चा क्या समझेगा, लेकिन उसके सामने एक परिचयात्मक उसका वो बताना, तो धीरे धीरे जाकर के 9th क्लास में जाकर के वो ये सीख जाएगा कि मुझे किस ओर आगे बढ़ना है, अपना कैरियर किधर ले जाना है। एक प्रकार का वजन कम हो जाएगा, अभी जो रटने का वजन है वो समाप्त हो जाएगा। अब केवल हमारे नॉलेज की दृष्टि से, सीखने की दृष्टि से जो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में कुछ कर सकते हैं उसके आधार पर ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारी चीज़ें आने वाली हैं। जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? ये जो साइबर सेफ्टी का प्रोटोकॉल है, SOP हम बोलते हैं, उसके संबंध में भी हर बच्चों को इसका जानकारी मिलना चाहिए ताकि बच्चों को सेल्फ अवेयर हो कि मैं ये नहीं करना, ये किया तो ये रिस्क है, इस ऐसा स्टॉप करना है, ताकि उनको भी वो भी एम्पावर्ड हो सकता है। दूसरी चीज़ है, हम जब स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज़ का बात करते हैं, लैंगिक अपराधों को बात करते हैं, हम हमेशा लड़कियों को एम्पावर करने के लिए कोशिश करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यही भी है, विच इज़ ग्लोबली रिसर्च, वी ऑल्सो नीड टू वर्क विद बॉयज़ एंड मैन, ताकि उनका बिहेवियर, उनका मानसिकता चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ही मैंने समाज को आह्वान किया है कि सब लोग अपने परिवार के संस्कार इस प्रकार से बनाएं कि हमारी बहनों को उचित सम्मान मिले, क्योंकि भारत की संस्कृति में तो जो स्थान दिया था देवी स्वरूप बेटियों को माना गया है, उस भाव से वो संस्कार बेटों में भी आवश्यक है। और मैं तो समझता हूँ कि बेटियों से ज़्यादा बेटों में इस संस्कार की आवश्यकता है और वो समाज को भी और सरकार को भी मिलके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपने अच्छा सुझाव दिया है, उस पर हम अमल करेंगे। बहुत ही शानदार ये विमर्श का एक मंच बना ये कार्यक्रम। सर मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने अपनी तमाम व्यस्तता के बीच में इस विमर्श के लिए समय निकाला। इजाज़त दीजिए, इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे और हो सकता है कि फिर हमारे साथ एक बार स्कूल शिक्षा मंत्री हो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।